हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 128, जिस पे हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और टर्म 1 में भी इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो इस चैप्टर के एंड के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर लेंगे और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पिछला टॉपिक्स होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हो, देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज की बात की, उससे पहले हमने गवर्नमेंट बजट की बात की। और हम जब गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बात की कि भाई गवर्नमेंट जो होती है वो बजट इसलिए बनाती है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है वो कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट भी हो, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम होती है वो ना रहे। फॉरेन एक्सचेंज हमेशा हमारा हाई रहे। तो अब वो हाई रहेगा तो उसका अपना कुछ बेनिफिट है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो कि टर्म 2 में आपको पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट असल में जो भी हमारा पेमेंट होता है, यानी इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो रहा है, उसका लेखा जोखा होता है, उसका एक बैलेंस होता है, उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और अगर बैलेंस फॉर्म में है तो अच्छी बात है, फेवरेबल फॉर्म में है तब भी बहुत अच्छी बात है। तो उसी को रिकॉर्ड करना, उसी को पूरा मेंटेन करना और उसी पे पूरी चर्चा आज शुरू करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट is the recording of financial transaction that a country's individual companies and government has with another country's individual company and the government bodies outside the country। देखिए यहाँ पे एक बात कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, सबसे पहली बात कि उसको हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी BOP को हम BIP भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि BOP जो होता है वो समरी स्टेटमेंट होता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उसको कह लीजिए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह लीजिए, उसी पे एक चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। उसके बाद उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनीज होती हैं और एक देश की सरकार होती है, जो दूसरे देश के इंडिविजुअल्स, कंपनीज और सरकारों के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सामान बेचते हैं और उसी की जो पूरी रिकॉर्डिंग होती है, लेखा जोखा होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंट्री की ये बैलेंस शीट होती है जिसमें आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह जैसी चीज़ों को दिखाते हो। उसके बाद these transactions consist of import and export of goods। अब जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका गुड्स आ जाता है, आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, कैपिटल्स आ जाती हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेन एड हो गया, रेमिटेंसेस हो गया, उनकी बात की जाती है। यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होते हैं, उसके अंदर आपका गुड्स आता है, याद रखिएगा, सर्विसेज आता है, कैपिटल और का भी ट्रांसफ़र आ जाता है, नॉर्मल ट्रांसफ़र आता है, जैसे फॉरेन एड वगैरह हो गया या फिर रेमिटेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आती है। अभी इसका आगे चर्चा होगा, डिस्कशन होगा तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, अभी एक और डेफिनेशन है कि ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का समरी स्टेटमेंट होता है या फिर रिकॉर्ड होता है, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होता है। रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे वही है, इंडिविजुअल से है, यहाँ पे कॉरपोरेशन से है और गवर्नमेंट से है, इन तीनों को हम इंडिविजुअल रेसिडेंट का पार्ट बनाते हैं। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन समरी होती है जो रेसिडेंट और दुनिया के बाकी कोनों से हो रही है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, वही बात है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की भी बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे एजेंसीज वगैरह की भी बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ है जो मैं चर्चा कर रहा था कि भाई इंडिविजुअल एक तरफ है, कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, जो किसी और कंट्री की इंडिविजुअल्स, कंपनीज या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट से लगातार ट्रेड करते रहते हैं, लगातार बिजनेस करते रहते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे थे, असल में उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम ज़रा सा ले लेते हैं। तो एक तरफ तो गुड्स आता है, फिर सर्विसेज भी आती है,
मनी का मूवमेंट भी होता है और एसेट्स का भी मूवमेंट होता है। तो अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको दिखता है कि उसमें हमारा क्या आता है, विजिबल आइटम होता है। विजिबल मतलब होता है विच कैन बी सीन विद द आईज, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ टेंजिबल आइटम्स, यानी टेंजिबल होते हैं, इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, ये होता है। अब विजिबल आइटम की बात करें तो दीज इंक्लूड फिजिकल गुड विच आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड एंड हैंस आर कॉल्ड द विजिबल आइटम्स। यानी ये वो गुड्स होते हैं जिनको आप इम्पोर्ट करते हो, जिनको आप एक्सपोर्ट करते हो, और इसलिए हम इसको विजिबल आइटम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जब वो एक देश की बाउंड्री से मूव करके दूसरी देश में जाता है तो उसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। सेकंड पे आ रहा है आपका इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में क्या होता है कि मतलब विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, ठीक है। इसको ये क्योंकि ये सर्विसेज होती हैं इसलिए इसको हम इंटेंजिबल की कैटेगरी में रखते हैं, इंटेंजिबल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिपिंग की सर्विसेज हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, ये इनविजिबल्स होते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज हमेशा याद रखिएगा कि इनविजिबल होते हैं, इनको हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, ये नहीं हो सकती है। जैसे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक सर्विसेज है, ठीक है, लेकिन मेरे अगल बगल जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वो अगर मैं यहाँ से उठ के भी चला जाऊँ तो आपको वीडियो के बाद ये सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। लेकिन अगर मैं चुप हो जाऊँ, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एजुकेशन, वो वहाँ पे कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। तो प्रोवाइडर जब तक है तब तक वो सर्विसेज होती हैं, अदरवाइज वो वैनिश हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होता है। यूनिलैटरल मतलब वन वे है, मतलब एक साइड से है, इधर से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, या फिर इधर है, यानी ए से बी तक है, या फिर हम ये कहेंगे कि ए से बी तक है, ठीक है, वन वे हो रहा है। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में आपके गिफ्ट आ जाते हैं, पर्सनल रेमिटेंसेस आते हैं, या फिर अदर वन वे ट्रांजैक्शंस। These do not involve any claim for repayment. They are also known as unrequited transfers. अब देखो यहाँ पे गिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो गिफ्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आपने दे दिया तो फिर सामने वाला आपको रिटर्न भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वन वे होता है, यानी कोई एक भेज दिया, दूसरे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। पर्सनल रेमिटेंसेस, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई रिलेटिव है दुबई में या यूएस वगैरह में रहते हैं, अब वो वहाँ से पैसा भेज रहे हैं तो ये रेमिटेंसेस की कैटेगरी में आ गया। एक बात याद रखिएगा कि भारत रेमिटेंसेस के मामले में बहुत आगे है, यानी दुनिया के जो टॉप 3 टॉप 4 कंट्रीज आते हैं उनमें से हम एक हैं जो बहुत सारा रेमिटेंसेस या बहुत सारा रेवेन्यू हर साल जनरेट करते हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग दुनिया के बाकी कोनों में हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र आ जाता है। तो इसमें क्या है कि कैपिटल ट्रांसफ़र में कैपिटल रिसीट आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल रिसीट नॉर्मली वो अमाउंट होता है जो कि बहुत ही लार्ज सम होता है, और ये कह सकते हो कि विच इज़ जनरेटेड वंस इन अ लाइफ ऑफ बिजनेस, इन अ लाइफ ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की अपनी पूरी लाइफ में कभी एक या दो मरतबा जनरेट होता है। साइमल्टेनियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वैसे होते हैं, वो डेली जनरेट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि बोरोइंग एंड सेल ऑफ एसेट, मान लीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसकी बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग बन गई है, ये स्कूल की अपनी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए स्कूल का जो मैनेजमेंट था उसने किसी बैंक से कांटेक्ट किया और बैंक ने उसको बहुत सारा लोन दे दिया। तो ये जो लोन है ये एक्चुअली बोरोइंग है एक तरीके की, यानी स्कूल बोरो कर रहा है। तो जब बोरो कर रहा है तो उस वक्त तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, हम उसको कैपिटल रिसीट की कैपिटल कैटेगरी में रख ले रहे हैं, लेकिन ये बोरोइंग जो होती है ये स्कूल की लोन लाइबिलिटी को बढ़ा देती है। सेल ऑफ एसेट की बात करें तो मान लीजिए स्कूल के पास 10 बसेस थी जो कि स्कूल यूज़ किया करता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यूज़ करता था ट्रांसपोर्ट। 10 में से 4 बसेस को स्कूल ने सेल कर दिया। अब जब सेल करेगा तो उसका रिटर्न क्या होगा कि स्कूल विल रिसीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो सेल ऑफ एसेट की वजह से क्या होता है, एक तरफ आपकी एसेट तो कम होती है लेकिन आप बहुत हाई अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्कूल ने जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी थी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, उसको जब स्कूल रीपे करेगा तो एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि भाई स्कूल की लाइबिलिटी जो है वो तो कम हो रही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बहुत बड़ा खर्चा स्कूल के लिए साबित हुआ। परचेज ऑफ एसेट, अब देखिए यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में 4 बसेस जो बेच दी गई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल
जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपनी कम कर देगा, नहीं कर सकता, उसको वही फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा और वापस जाके उसको बसेस परचेज करना पड़ेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में वहाँ पे आएगा। ओके, सो अब यहाँ पे ज़रा सा एक और टॉपिक इसमें है, उसको भी हम डिस्कस ही कर ले रहे हैं। वो क्या है? वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, यानी बीओपी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो एक चीज़ होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के आइटम्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी किसी आइटम को हम क्यों डेबिट में डाल देते हैं, क्यों क्रेडिट में डाल देते हैं, उसका जो बेसिक फंडा होता है उस पर हम बात करते हैं या फिर डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ज़्यादातर एक इंडिविजुअल्स या किसी इंसान या कंपनी से जुड़ा होता है। रियल अकाउंट एसेट्स या लाइबिलिटी से होता है। नॉमिनल अकाउंट आपके लॉसेस से होता है, आपके एक्सपेंसेस से होता है, आपके इनकम से होता है, आपके गेन्स से होता है, इन तमाम चीज़ों से जुड़ा होता है। तो अब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का जो फंडा होता है वो पूरा नॉमिनल अकाउंट से होता है। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि लॉसेस हो रहा था, ठीक है। तो हमारे केस में लॉस कब होता है? जब आउटफ्लो होता है, यानी पैसा हमारे अपने देश से दूसरे के देश में जा रहा है, तो ये आउटफ्लो है और ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है, तो हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड इनकम की बात करता है। इनकम का मतलब कि ये इनफ्लो है, भाई हमारे देश के अंदर पैसा आ रहा है, तो क्योंकि ये इनकम जनरेट कर रहा है तो इसकी वजह से इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, कंसेप्ट ऑफ डीआर एंड सीआर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड हेंस ऑल आउटफ्लोज विल बी डेबिटेड एंड ऑल इनफ्लोज विल बी क्रेडिटेड। यानी जितना इनफ्लो, यानी जितना पैसा आ रहा है उसको क्रेडिट में कर दो, जितना जा रहा है उसको डेबिट में कर दो। एक बात यहाँ पे छोटी सी और मैं आपको बता दूं कि इसमें जब हम डेबिट और क्रेडिट में करते हैं तो उस वक्त हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से लायबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जो पैसा जा रहा था इसकी वजह से एसेट जनरेट हुई कि नहीं। हो सकता है एसेट जनरेट हो गई लेकिन पैसा चला गया, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। हो सकता है पैसा आ रहा हो, उसके बदले लायबिलिटी अराइज हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जिसमें हम बात कर रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, रेसिडेंट में कौन कौन लोग आते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट का क्या मामला है और उसको याद रखने का क्या तरीका है। तो नॉमिनल अकाउंट है जिसके थ्रू हम उसको याद रखेंगे। डेबिट में सारे खर्चों को दिखाएंगे अगर आउटफ्लो हो गया, और क्रेडिट में सारी हम इनकम को दिखाएंगे जैसे कि इनफ्लो हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 128, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।